हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्ता की जो साझेदारी हमने चैप्टर कंप्लीट किया था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे देखो, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं कुछ तो आपकी बुक के पीछे एनसीईआरटी में है, वो तो आप बुक से देख सकते हो, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके चैप्टर के अंदर से है। तो कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ जो उस चैप्टर से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप में होंगे, क्योंकि मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था या 10th क्लास की एनसीईआरटी जब स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पुटअप किए जाएंगे। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे, याद करने योग्य कुछ बातें हैं उनको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जो भी मेरी नई वीडियो बनती है, अपलोड होती है, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आइए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो ये हमने जो पूरा ओवरऑल चैप्टर पढ़ा था, पूरा जो सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो दे रखे हैं यहाँ। तो पहला है कि बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता, डच बोलता था। आपने देखा था कि जो 59% लोग थे वो कौन थे? वो डच थे। हालांकि ये पूरे कंट्री में इनका जो 59% था, लेकिन आपने देखा कि जो कैपिटल एरिया जो था, जो आप ब्रुसेल्स में देखेंगे, इनका जो रेशो है वो कम होता है। ये जो आपके डच हैं वो कहाँ किस साइड रहते थे? ये आपके फ्लेमिश रीजन की तरफ रहते थे, मैंने आपको दिखाया भी था। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो 40% जो लोग हैं वो किधर रहते थे? वेलोनिया क्षेत्र में, और क्या बोलते थे? फ्रेंच। तो ये देखो सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप या तो मेरी वीडियो देखते वक्त नोट्स बना लें, नोट डाउन कर लें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपके पास ये रहे, क्योंकि ये एक कह सकते हैं ना एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा, श्रीलंका में सिंहलियों की कुल संख्या कितना था? 74% लोग थे। कौन थे? सिंहली थे। श्रीलंका में 1956 में एक कानून लाया गया था सिंहलियों के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि जो सिंहली भाषा है उसको क्या है, राजभाषा घोषित कर दिया गया था। यह आपने भी देखा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, डिस्कस किया था। श्रीलंका ये हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, हमने देखा था। उसके बाद वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी थी वो सिंहलियों की बनी थी, तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाया। मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी थी वो किन की बनी थी? सिंहलियों की। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और उन्हीं के बेस पे क्या है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट सिंहलियों की बन गई थी। उसके बाद सन 1956 में 1956 में क्या है, कानून बनाकर सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ये पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगला है 7 पॉइंट की बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने क्या समझदारी का परिचय दिया? उन्होंने सत्ता का क्या है, बंटवारा कर दिया था, साझेदारी कर ली थी, और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसे प्रावधान किए कि किसी को भी बेगानापन का एहसास ना हो। मतलब किसी को ये ना लगे कि ये कंट्री हमारा नहीं है, मतलब बुरा ना लगे। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में वो अपने आप को तमिल भाषी लोग हैं जो क्या है, अपने आप को कटा हुआ मान रहे थे, उनसे अलग मान रहे थे। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया था। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो इनके जो गवर्नमेंट का जो तरीका था या कॉन्सेप्ट था उससे इतने प्रभावित हुए कि वो यूरोपीय संघ के लोग, तो उन्होंने क्या है, इनका मुख्यालय ही कहाँ बना दिया? ब्रुसेल्स में बना दिया था। शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारा का हमने 36 वितरण भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर 36 वितरण किया जाता है, कि मतलब ये तीनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और ये एक दूसरे पे कंट्रोल भी करते हैं, अंकुश भी लगाते हैं, लेकिन क्या है, अपने दायरे में रह करके कर रहे हैं, जिससे क्या है, इनके बीच जो पावर का संतुलन बना रहता है। ये हमने देखा था 36 वितरण। दूसरा, हमने उच्चतर से निम्नतर जो वाला लेवल भी देखा था, जो सरकार के स्तरों में, जैसे केंद्र से राज्य, राज्य से आपके जो लोकल गवर्नमेंट, आपकी स्थानीय गवर्नमेंट, उसके बीच में भी हमने सत्ता का
बंटवारा देकर उसे हमने क्या कहा, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसरों पे आते हैं। तो श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सबसे ज्यादा जो श्रीलंका में आबादी किसकी थी, वो किसकी थी, सिंहलियों की थी। आपने देखा था ना सिंहली कितने परसेंट थे वहां पे, 74%। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती थी? देखो जब मैंने शुरुआत स्टार्ट करी थी, ये जो टॉपिक जहां पर पढ़ाया था मैंने, जो बाउंड्री लाइन जो हम जिस दिन शुरुआत करी थी, हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ी थी। मैंने चारों तरफ से उसकी बाउंड्री लाइन बताई थी कि कहाँ पर लगती है। तो हमने देखा था एक तरफ फ्रांस की तरफ लगती है, नीदरलैंड देखा था हमने, लग्जमबर्ग देखा और जर्मनी देखा था हमने। तो पूरा एरिया देखा था मैप में। और जिनको अभी याद नहीं है वो मेरी वीडियो दोबारा से विजिट करके उसको देख सकते हैं, वहां मैंने मैप पे भी दिखा रखा है आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए थे? अच्छा ठीक है, बेल्जियम ने जो संशोधन क्यों किए थे, मैंने आपको उस टाइम बताए थे कि उन्होंने माइनॉरिटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान में कम से कम 4 बार संशोधन किए। वो उनका रीज़न ही यही था ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको बेगानापन फील ना हो, इसलिए वहाँ पर क्या है 4 बार संशोधन किए गए थे। ये रहा आपका। तो देखो इस क्वेश्चन को जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि कितनी बार संशोधन हुए, 4 बार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम के संविधान में जो संशोधन है कब हुए थे, कब से कब तक हुए थे, तो आप 1970 से 1993 में बोल सकते हो। मतलब इस तरह से वो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बेल्जियम की संख्या कितनी है? तो ये आपने देखा था कि बेल्जियम की संख्या हमने 1 करोड़ के बराबर, जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टेट के कौन सा, तमिलनाडु स्टेट के बराबर, सॉरी वो तो श्रीलंका का था। हमने इधर देखा था कि उसका जो हम हरियाणा से कंपैरिजन कर रहे थे उसका एरिया का उसका, तो ये मतलब जनसंख्या तो हरियाणा की ज़्यादा है, 2 करोड़ के करीब थी। यहाँ हम उसके एरिया का कंपैरिजन किया था, तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ के बराबर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में किस जाति समूह को सबसे अधिक आबादी थी? बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जो जातीय समूह था हमारा फ्लेमिश रीजन में रह रहा था, और वो फ्लेमिश रीजन में कौन सा था? डच वाले। आपके फ्लेमिश में कौन लोग थे? डच थे। जो हम देख रहे थे ना उनमें 74% जो आपके थे वो डच थे उधर। यहाँ आपको मतलब जो वो नहीं पूछा, यहाँ सीधा फ्लेमिश दे दिया कि मतलब ये रीजन था, ये एरिया था जिधर वो रह रहे थे। ठीक है, बहुसंख्यवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? अब आप देखोगे कि जहां पावर का कहां पर बंटवारा नहीं किया गया था, जहां पर गृह युद्ध छिड़ गया था, तो यह आप सबको पता होगा कि ये गलती किसने करी थी? श्रीलंका ने करी थी। तो वहां पर क्या हो गया था कि गृह युद्ध छिड़ गया था। सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य क्या है? कि मतलब सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उससे मतलब कि इसमें क्या होता है कि सत्ता का जो संघीय वितरण होता है, मतलब जो हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इक्वल होती है, एक दूसरे पे वो अपना कंट्रोल भी रखते हैं और संतुलन बैलेंस भी बना के रखते हैं। दूसरा सत्ता का अलगाव वितरण होता है, यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, इसका मतलब तीसरा पॉइंट इसका आंसर होगा कि ये क्षैतिज वितरण में आएगा। ये जो हमने पॉइंट पढ़े थे वो क्या थे, मतलब ऑप्शन जो थे उनमें सबसे जो आपका एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण देखा था हमने। जो ऊर्ध्वाधर वितरण था उसमें क्या था? सेंट्रल था और स्टेट था, ये था। 8 क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ रहे थे उसमें, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या थी? ये बेल्जियम की राजधानी थी, यहीं पे बनाया था यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय। कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? कि ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा जो संख्या में थे वो कौन से थे? आपके फ्रेंचवासी, सॉरी फ्रेंच तो अच्छा, ब्रुसेल्स की उसमें थे, कैपिटल में थे। फ्रेंच जो लोग थे कैपिटल में ज़्यादा थे, वहाँ नहीं थे, कैपिटल में आपके फ्रेंच भाषी ज़्यादा थे। तो ठीक है, ये इसको क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लेना।
अभी यहाँ पर मतलब ब्रुसेल्स दे रखा है। हाँ, बेल्जियम की राजधानी दे तो रखी है, सॉरी मैं इसे बेल्जियम सोच रही थी, सॉरी माय मिस्टेक। तो ब्रुसेल्स में कौन थे? आपके फ्रेंच लोग थे, मतलब 80% लोग फ्रेंच थे। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत थे? 1%। आपका 1% हमने देखे थे। कितने कौन से लोग थे? जर्मन भाषी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दे दिया? आपको कौन सी दी? क्योंकि जो पावर में थे, मेजोरिटी में कौन थे? सिंगली थे, और सिंगली को ही उन्होंने क्या बना लिया था? राजभाषा बना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता था? कौन करता था? वो लोग करते थे जो उस लैंग्वेज को बोलते थे, मतलब उसी भाषा के लोग या एक भाषा बोलने वाले लोग अपनी भाषा का क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते थे। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? जो फ्रांसीसी थे वो आपके 40% थे। देखो ऑल ओवर बेल्जियम की बात हो रही है, ब्रुसेल्स में बात नहीं हो रही। ब्रुसेल्स में तो उनकी जो 80% थी, लेकिन पूरे ऑल ओवर कंट्री की जब बात हो रही है तो वहाँ वो 40% थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ था? ये क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं, 4 बार संशोधन हुआ था। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया था? तो वहां पर मतलब अपनी प्रभुत्ता पावर बनाए रखने के लिए वहां के लोगों कौन सी सरकार बनी थी? वहां बहुसंख्यवाद था, मतलब वहां मेजोरिटी थी, किसकी थी? सिंहलियों की थी। तो वहां पर बहुसंख्यवाद की सरकार बनी थी, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा था, मेजोरिटिज्म था यहाँ पे। बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक थी? तो डच देखोगे आप, सबसे ज्यादा थी बेल्जियम में। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? श्रीलंका में कौन है सबसे ज्यादा? सिंहली हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं कि इम्पोर्टेंट? देखो थी तो वहां पे जर्मन भी, लेकिन ये मुख्य थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डच और फ्रेंच। आपकी डच जो थी 74% था, और जो आपकी फ्रेंच थी शायद 40% थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, ब्रुसेल्स। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न था? कौन सा पावर जिसके हाथ में थी? आपने देखा होगा फ्रांस था, और ये ब्रुसेल्स में मतलब इनकी जो कह सकते हैं मेजॉरिटी थी। बहुसंख्यवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? देखो क्वेश्चन बदल दिया, मतलब पूछने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन वही है जो ऊपर पूछा गया था कि गृह युद्ध की स्थिति कहाँ थी, यहाँ ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यवाद की वजह से, रीजन दे रखा है यहाँ पे। तो कौन सा देश था? वो श्रीलंका था आपका। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? कि जो सत्ता की साझेदारी है वो संघर्ष को रोकने में, कि झगड़ा नहीं होगा, गृह युद्ध को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले संघर्ष ही आता है। गृह युद्ध तो बाद में स्थिति पैदा होती है, पहले तो जो आपसी जो झगड़ा है वो ही रोकेंगे वो। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? कि जो सामुदाय, देखो क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, अभी जो ऑप्शन में पूछा था सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाषा के आधार पर किया जाता था, अलग अलग लोग अपना चुनाव कर लेते थे। जो सामुदायिक गवर्नमेंट थी, डच का अपना एक सामुदायिक वो था, और फ्रेंच का अलग था, जर्मन का अलग था, सबका अपना अपना था। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? जो श्रीलंका में जो सिंहली भाषी लोग थे बौद्ध धर्म थे, और उन्होंने उन्हें राष्ट्र का धर्म भी घोषित कर दिया था, बौद्ध धर्म को। अब ये 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं, आप इनको एक्सप्लेन करोगे। जैसे सत्ता की साझेदारी में विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है आपको, तो आप क्या करोगे इसमें? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है वो एक्सप्लेन कर दोगे। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, उसमें आप ये आपका केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये दोनों पॉइंट आपको कवर पड़ेंगे, और इन दोनों पॉइंटों के अंदर जो पॉइंट है उनको आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो जो भी पूछेगा वो एक क्षैतिज वितरण पूछेगा या ऊर्ध्वाधर वितरण पूछेगा, तो वो आप एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि इतना लेंथी दोनों ही नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो इतना कि आप उसमें क्या कर सकते हो कि मतलब इनके नाम लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में, बेल्जियम समाज में विभिन्न भाषी लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? कि वहां पर तनाव के रीजन क्या थे? एक तो बहुसंख्यक डच की अवहेलना की जा रही थी, उनको इग्नोर किया जा रहा था। दूसरा वहां पर क्या था, मतलब इनके अंदर जो तनाव था बाद में तो उसको डील कर लिया था, क्योंकि पावर बांट दी गई थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, क्योंकि फ्रांस के हाथ में जो जहाँ पर ब्रुसेल्स में जो पावर थी उसको भी फिर उन्होंने बंटवारा कर लिया था। तो सब उन्होंने कंट्री में बंटवारा कर लिया था उनका। अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना, ये भी उनको मतलब तनाव का रीजन था। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित था, कहाँ तक? फ्रेंच तक।
फोर्थ आपका पॉइंट है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो एक समुदाय विशेष में क्या थी, केंद्रित थी। तो ये तनाव के रीजन थे, लेकिन इनसे डील कर ली गई थी, इसमें बाद में कंट्रोल कर लिया गया था। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया, कि मतलब श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद था उससे क्या तनाव पैदा हो गए थे और किस तरह से उसको जन्म दिया तनाव को। तो बहुसंख्यवाद के तहत जो सिंगली थे उन्होंने अपने हित, उन सिंगलियों के हितों का ही ध्यान दिया, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया था तमिलों को। दूसरा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंगलियों को एकाधिकार दे दिया कि सारी पावर उन्हीं के हाथ में दे दी। सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया था, तमिल को दरकिनार कर दिया, तमिलों की हिस्सेदारी को दरकिनार कर दिया, तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ क्या होगा, गृह युद्ध ही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों। आप देखो इसको आप क्या करोगे, जब 5 मार्क्स में पूछेगा तो इसको आप ब्रॉड लेवल पर क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट यही रहेंगे, आपको बस एक्सप्लेन करना है इनको। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, मतलब तर्क देना है आपको, अपने जो तर्क के आधार पर इसको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है उसको ये। तो एक तो है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करना इसलिए भी ज़रूरी है। अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे। यह लोकतंत्र मूल्यों के अनुकूल भी है, कि लोकतंत्र में ये पहली कंडीशन या कह सकते हैं हम, उसका बेस जो है वो इसी के ऊपर है, डिपेंड है। तीसरा, हम राजनीतिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं, इससे क्या है हमारी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। फोर्थ है कि सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की हम भागीदारी कर सकते हैं, कि जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट करें। और भी कई सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे, आप उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है, कि जहाँ पर ये आपके सोशल जो आपके डाइवर्जन हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ सत्ता का बंटवारा आप किस तरह से किया जा सकता है। तो एक तो हम क्या है, विभिन्न समूह जैसे भाषाई और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का विभाजन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा बेल्जियम में हो रखा था। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, महिलाओं को हम विधायिका में क्या दे सकते हैं, हिस्सेदारी दे सकते हैं, जैसे हमारे कह सकते हैं इंडिया में महिलाओं को दे रखा है स्थानीय लेवल पे। थर्ड है, अल्पसंख्यक समुदायों को कुछ आरक्षण दे सकते हैं, जैसे इंडिया में कर रखा है कि कुछ जो आपकी शेड्यूल्ड जो कास्ट है, जैसे आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो SC ST है, उनको दे रखा है। फोर्थ है कि अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां भी बनाई जा सकती है, कि बहुत ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए कुछ अलग से सरकारी नीतियां बना सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंगली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखना है, कि आपको ये बताना है कि 1950 का जो कानून लागू हुआ उसके बाद आपको ये दिखाना है कि जो सिंगली लोग हैं उनका वर्चस्व, मतलब उनका जो दबदबा है वो कैसे बढ़ा, मतलब कौन से पॉइंट से हम पता करते हैं कि ऐसा हुआ था। तो पहला है, सिंगलियों की राज्यभाषा घोषित कर दी, उससे भी पता चल रहा था कि भाई इनका दबदबा है। दूसरा, सिंगली लोगों के जितने भी शिक्षण संस्थान थे या सरकारी जो नौकरियों उनमें प्राथमिकता दी गई थी, उससे भी पता चल रहा था। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो सिंगली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का भी अधिकार दे दिया। फोर्थ कह रहा है कि वहाँ बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, मतलब बौद्ध धर्म को भी एक राजधर्म घोषित कर दिया था, महाराष्ट्र धर्म। अब है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में आपको अंतर बताना है। जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है उसके अंतर्गत आप क्या है, सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा करो लेवल में, ठीक है। तो आप अपर से लोअर की तरफ जा रहे हो, मतलब ऊर्ध्वाधर में, जैसे सेंट्रल से आपको पावर मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट से आपको जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसको पावर मिलती है। तो ये एक तरह से क्या है, आपका उच्च से निम्न की तरफ जाएगा, मतलब एक तरह से पावर बटेगी। इसमें उच्च तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होंगी। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, कि मतलब जैसे सेंट्रल स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, इस तरह का होता है। वहीं आप जो क्षैतिज वितरण में देखोगे वहाँ क्या होता है, इसके अंदर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, मतलब इक्वल बंटवारा होता है यहाँ पे। हालांकि वो एक दूसरे पे कंट्रोल करती हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने एक दायरे में रह के, जो उनका दायरा है उससे बाहर नहीं चाहते हो। इसके अंतर्गत जो विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, मतलब उनका जो लेवल देख सकते हैं वो स्तर एक ही है, मतलब उतना ही उनका लेवल है जितना, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक ही लेवल पे, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कि अगर विधायिका का कार्यपालिका पर है तो कार्यपालिका का विधायिका पर भी कंट्रोल है, न्यायपालिका का भी है। तो इस तरह से। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका श्रीलंका में बहुसंख्यवाद तथा उसके प्रभावों का वर्णन करना है, कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा था, जो मेजॉरिटी है उसका बहुसंख्यवाद का।
तो एक तो राजभाषा घोषित की गई थी श्रीलंका, और दूसरी सरकारी जो भी नौकरियां होती थी उनमें प्राथमिकता सिंगलियों को दी जा रही थी, बौद्ध धर्म। ये देखो क्वेश्चन घुमाया, बस आंसर सेम वही है, सिर्फ मैंने आपको क्या था वो क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछ लेता है, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रही थी कि वो किसी भी तरीके से मतलब पूछ सकता है आपको, तो जिससे आपको कुछ याद रहे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ बहुसंघवाद के इफेक्ट बताने आपको, तो उससे क्या है, तमिलों की नाराजगी बढ़ गई और शासन के प्रति उनको बेगानापन लगने लगा। दूसरा, 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी जो श्रीलंका में राजतंत्र तमिल इलम बनाने की उन्होंने डिमांड कर दी थी कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। तमिल और सिंगलियों के बीच टकराव हो गया तो गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के कारण हजारों लोग मारे गए, कुछ बेघर हो गए, तो नुकसान दोनों का ही हुआ उसमें। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में क्या है, दुष्प्रभाव भी पड़े थे। उनकी जो सामाजिक है, उनकी कल्चरली रूप से, इकोनॉमिकली, सब पे इफेक्ट पड़े थे। अब ऐसा नहीं था कि नुकसान सिर्फ तमिलों का हुआ था, सिंगलियों का भी तो हुआ था। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से संपन्न समस्या का समाधान कैसे किया गया था? अब आप ये पता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्ता का बंटवारा कर दिया। क्या जो बेल्जियम सामाजिक विविधताओं उत्पन्न समस्या को उन्होंने समाधान किया था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्रियों की संख्या समान कर दी, इक्वल कर दिया, 50-50% कर दिया। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया उन्होंने कि भाई ये क्षेत्रीय लोकल वाले जाने अपने अकॉर्डिंग करें। दूसरा, उन्होंने केंद्र सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया कि इक्वल प्रतिनिधित्व से। उन्होंने सामुदायिक सरकार भी बना दी जो उनके हित के बारे में सोचे, अपने अपने कम्युनिटी के बारे में। क्षेत्रीय समुदायों के जो सरकारों के विभिन्न मामलों में निर्णय लेने के लिए उन्होंने फ्रीडम छोड़ दिया कि जो भाषा है, एजुकेशन है, कल्चर के आधार पर वो आपकी कौन सी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो कर रही थी, बाकियों में स्टेट और आपका जो सेंट्रल कर रहा था, तो अलग अलग मतलब उनके मामले बांट दिए थे उनको। 10 क्वेश्चन है कि विभिन्न दबाव समूह राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि मतलब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, अपनी उसको क्या जो दल होते हैं या आपके दबाव समूह राजनीतिक दल, इनका क्या होता है सत्ता के बंटवारे में। तो पहला इससे क्या है, जो व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है और औद्योगिक मजदूर जैसे कई जो संगठित जो हित उनके समूह को सक्रिय होना शुरू हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाते हैं वो लोग। हित समूह एवं दबाव समूह सरकार की विभिन्न जो समितियों में सीधी भागीदारी ले सकते हैं, मतलब उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब उनके बारे में सोच सकते हैं। जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान क्या है, अट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ भी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। 11 क्वेश्चन है कि तमिल भाषी लोगों की क्या मांग थी, कि वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे। तो जो श्रीलंका में तमिल भाषी लोग थे उन्होंने राजनीतिक दलों के माध्यम से कुछ डिमांडें रखी थी। एक तो ये कहा था कि उन्होंने तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए, जैसे कि उन्होंने सिंहलियों को बना दिया था, तो उनको भी बनाया जाए, उनकी ये डिमांड थी। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता, उनको जिस एरिया में वो है, उनका एरिया आता है, वहाँ उनको पावर दे दी जाए उनकी। अन्य जो जातीय समूह उनके अधिकारी, मतलब जैसे उनको सिंहलियों को जिस तरह से जॉब्स पर उनमें छूट दी जा रही थी, वैसी उनको भी दी जाए। 1980 के दशक में तमिल सरकार जो बनाने की भी उन्होंने मांग कर दी थी। 12 क्वेश्चन है कि जो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, 3 कारण बताने हैं आपको। एक तो है कि सामाजिक समूह के बीच जो संघर्ष की भावना होती है वो कम हो जाती है, जिससे झगड़े की स्थिति नहीं बनती है। तीसरा, सरकार की साझेदारी प्रजातांत्रिक आधार है, यह विकास के लिए क्या है, ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंगलियों के पास थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा। पूरा देश क्या है, गृह युद्ध में फंस गया। ऐसी सिचुएशन नहीं होगी फिर अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देंगे तो। 13 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे, असंतोष किस प्रकार दूर किया गया। तो अल्पसंख्यक, इसमें पहला पॉइंट लेते हैं कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। वो बहुसंख्य जो डच भाषी लोग थे, लोगों को इससे नाराजगी थी कि इनके बाद मतलब ये कम लोग होने के बावजूद भी पावर इनके हाथ में। सेकंड है कि राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत में थे और फ्रेंच भाषी वहाँ बहुसंख्यक थे, कि वो जो डच है वो 20% थे, वो 80% थे। थर्ड है कि जो क्षेत्रीय अंतर, जो सांस्कृतिक विविधता है, उसका विविधताओं को स्वीकार कर टकराव का समाधान उन्होंने किया गया था, कि हमारे यहाँ विविधता हैं और इनका सॉल्यूशन निकाला उन्होंने और टकराव को क्या है, खत्म कर लिया था। 14 क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन करना है आपको, कि जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें सत्ता की साझेदारी के 4 वर्णन। तो पहला है, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है, जो हमने देख लिया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
सेकंड पॉइंट है कि सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, जो हमने देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में भी हो जाती है, जो कम्युनिटियों के बीच में भी आप एक तरह से कह सकते हैं। जैसे सामाजिक संगठन हमारे बने थे, जो आपके यूनियन वगैरह आते हैं, वो सब उनकी बात हो रही है। सत्ता की साझेदारी यहाँ राजनीतिक दलों, दबाव समूह या सामाजिक आंदोलन के द्वारा भी होती है। तो ये आज का टाइम, मतलब आज का वो है बंटवारा। सत्ता के क्षैतिज वितरण के 3 उदाहरण देकर समझाना है कि आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। जैसे शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंटवारा क्या है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का क्या है? असीमित उपयोग ना कर सके, मतलब कोई भी ज़्यादा खुद को लीडर ना माने, मतलब सब इक्वल रहेंगे तीनों। हर अंग एक दूसरे पर क्या है? अंकुश करेगा। इस प्रकार सभी के बीच जो है शक्ति संतुलन क्या होगा? बना रहेगा। आ जाते हैं अब आपका 16 क्वेश्चन की ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाना है आपको कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। वो मैंने बता दिया था कि उच्चतर से लेकर लोअर की तरफ आपकी पावर जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट जो गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की तरफ। तो ये क्या होता है? उच्चतर से निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन एक अच्छा उदाहरण है इसका। राज्य सरकार के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि हम राज्य सरकार से अगर नीचे भी जाते हैं तो जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ भी ऐसा ही बंटवारा है। न्यायपालिका, पंचायतें ऐसी इकाइयाँ हैं, मतलब यहाँ पर नगर पालिका और पंचायतें, ग्राम पंचायत वगैरह, वो इसी का एग्जाम्पल है। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद और उसके प्रभावों का वर्णन करें कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद था और उसकी क्या इफेक्ट पड़े। देखो क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार घूम फिर के, बस ये कि लैंग्वेज चेंज हो रही है, वो इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप हर तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर वही होगा, कॉन्सेप्ट आपका बस क्लियर होना चाहिए। तो 1956 में क्या हुआ? कानून बनाकर तमिल को उपेक्षित कर सिंहलियों को राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिल क्या वर्ग असंतुष्ट हो गया, नाराज हो गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी थी, इससे भी वो नाराज हो गए थे। तीसरा, वो जो सरकार था उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, जबकि तमिल को इग्नोर किया था। उनका हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, जो भी था उसको इग्नोर किया था, इससे भी वो असंतुष्ट थे और जिससे श्रीलंका में क्या है? गृह युद्ध का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से संपन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? तो वहाँ पर क्या किया गया था? वहाँ सत्ता का बंटवारा किया गया था। तो सरकार ने व्यापक विविधताओं को स्वीकार किया कि हाँ हमारे यहाँ विविधता है। संविधान में 4 संशोधन किए उन्होंने। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की क्या संख्या इक्वल कर दी थी। राज्य और केंद्र सरकारों के अधीन नहीं रहेंगी, मतलब उनको अलग अलग पावर होगी। सामुदायिक सरकार का निर्माण भी भाषा बोलने वाले लोगों के उस पर किया था, जिससे कि उनके बीच क्या है? संतुलन बना रहे। अब आपको युक्तिपरक और नीतिपरक तर्क, मैंने आपको बताया था ना जब हम क्या देख रहे थे, सत्ता का जो साझेदारी का जो देख रहे थे ना टाइप्स, किस तरह से इफेक्ट, उस तरह से जो उनमें हमने बताया था कि युक्तिपरक मतलब सोच समझ के जो निर्णय लेना होता है। एक आपका क्या होता है? नैतिक, जो एक कह सकते हैं बेसिक कंडीशन होती है लोकतंत्र की, वो वाली। लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया डिसीजन, कि हमें ये भी पता हो कि इसमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तो वो हमारा डिसीजन क्या होता है? मुक्तिपरक या तर्क कहलाता है, या हम कह सकते हैं युक्तिपरक। ठीक है। नैतिक तर्क क्या होता है? जो सत्ता के उचित बंटवारे को चिन्हित करता है कि ये ठीक है, ये नैतिक रूप से ठीक है कोई भी चीज़। दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को क्या है? टाला जा सकता है, जो आपसी झगड़े उसको टाला जा सकता है। आपका 20वां क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था? तो जो तमिल और जो राजनीतिक पार्टियां बनाई गई थी, पहली बात तो उन्होंने, और दूसरा तमिल द्वारा बराबरी की डिमांड की गई थी, और तीसरा उन्होंने तमिलों ने स्वतंत्र तमिल इलम मांग कर दी थी कि भाई हमारी गवर्नमेंट होगी, उससे हिंसा का भी उन्होंने सहारा लिया था। मतलब आपका 21 क्वेश्चन है कि विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आपने राजनीतिक दल में अपनी विशेषताएं बताकर जनता को प्रभावित करते हैं कि उनकी क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है। दूसरा, व्यापारिक, जो किसान आदि वर्गों के जो हित समूह होते हैं, जो उन्होंने यूनियन बनाए होते हैं, उन पर दबाव बनाकर वो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है उसकी साझेदारी एक इसका क्या है? अच्छा उदाहरण है, जो आज के टाइम में जो गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है वो भी। 22वां क्वेश्चन है कि सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में भाषा और धार्मिक आधार पर भी किया जा सकता है।
कि भाषा के आधार पे भी आप कर सकते हो। आपने यहाँ देखा कि जो धर्म के आधार पे भी कर सकते हो, मतलब इस तरह से अगर वहाँ धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो कोई वर्ग या फिर महिलाओं को आरक्षण देकर भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, मतलब ये टाइप बता रखते हैं, इस तरह से हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को भी हम जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको भी हम उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार सत्ता से साझेदार जो उचित बंटवारा किया जा सकता है, आपसी जो तालमेल है वो ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और मेरे हिसाब से हमने हर टाइप से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के देख लिया है। कोई भी एक ऐसा नहीं बचा होगा जिस हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना होगा। फिर भी हो सकता है आपकी किस्मत और तरीके से घुमा दिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी तरीके से आपने देखा होगा आंसर वही आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। और यही चीज़ें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी मानो तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं इन क्वेश्चनों के, जिससे कि आपके अपने हाथ के नोट्स होंगे और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से काम आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक मेरे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर है। आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं पीडीएफ डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।